हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वाध्याय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इस नए चैनल को हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। पहले वीडियो में मैं आपको इस चैनल का उद्देश्य और इस क्लास का उद्देश्य क्या रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताने चाहूँगा। सबसे पहले स्वाध्याय, जैसा कि आप नाम पढ़ पा रहे हैं, इस चैनल की शुरुआत आज हम 15 अगस्त के दिन करने जा रहे हैं और ये चैनल पूर्णतया आरएस उत्तर लेखन को समर्पित एक यूट्यूब मंच है और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद में मैं चैनल का शॉर्ट परिचय आपको दे देता हूँ। सबसे पहले किस उद्देश्य से, किसी भी काम को करने के पीछे कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। तो इस चैनल को शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य था। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। यानी कि हम जब तक कुछ नया सीखने के लिए प्रयास करेंगे तो गलती हमारे राह में अवश्य होगी। तो मैंने इस उद्देश्य से मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक प्रयास किया जाए जिससे हम हमारी खुद की और यदि संभव हो तो किसी दूसरे की भी मदद कर पाएँ। तो ये एक इस तरह का प्रयास रहेगा। इसका इसी लाइन का जो मैंने यहाँ पे हिंदी में पढ़ी, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की, इसे ही मैंने ये अंग्रेजी कॉपी पेस्ट किया है नेट से। श्रेयल सैंडबर्ग का ये स्टेटमेंट है दैट व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, सो दैट इन दिस वे वी विल कंटिन्यू। इस चैनल का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। ये चैनल आरएएस मुख्य परीक्षा को लक्षित दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास के लिए मतलब डेडिकेटेड है, उसी चीज़ को डेडिकेटेड है। उत्तर लेखन में हमारे प्रामाणिक संसाधनों का एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड या सुजस बेस्ड का प्रयोग इसमें मुख्यतः किया गया है। इसके बाद में परीक्षा का जो आरएस मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, 15 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द उत्तर लेखन, उसके अकॉर्डिंगली इसमें उत्तर लेखन किया जाएगा। उत्तर लेखन में यदि जैसा कि मेरे साथ समस्या आती थी कि मैं उत्तर लेखन में निरंतरता की समस्या से जूझ रहा था, तो मैंने ये एक जरिया बनाया इस चैनल को। इसके द्वारा आप लोग भी चाहें तो इसमें अपने अपने को जोड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में ये चैनल पूर्णतः निःशुल्क और सारगर्भित रहने वाला है और इसमें जो भी उत्तर लेखन किया जाएगा वो संक्षेप और प्रमाणिक होगा। चलिए, अब इधर उधर की जो इंट्रोडक्शनरी बातें थी वो सारी मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में बता दी। अब हम बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। जो पहले हमारे लेक्चर है, जो आज 15 अगस्त है, उसके दिन हमने ये पहला लेक्चर चुना है। उसमें ये हमारा 3 प्रश्न मैंने लिए हैं। मैंने इसमें 15 शब्द वाला प्रश्न नहीं लिया है क्योंकि जो हमारा 50 शब्द का प्रश्न होगा उसमें 15 शब्द वाला प्रश्न ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। फिर भी जब भी कभी मुझे लगेगा कि ये प्रश्न 15 शब्दों में इजीली अटेम्प्ट हो सकता है तो मैं उसको 15 शब्दों वाले में सम्मिलित करूँगा। प्रश्न 1 है हमारा, फड़ चित्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और प्रश्न 2 है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना पर टिप्पणी कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विकासात्मक प्रयासों को सविस्तार समझाएं। यहाँ पे हम पहले जो तीनों प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देखेंगे। कुछ मॉडल आंसर मैंने लिखा है, उसे मैं एक एक करके आपके साथ साझा करूँगा। और मैं कुछ खास बात ये भी है कि उस मॉडल आंसर के साथ मैं आपको उसके ऑथेंटिक सोर्स और उसके कीवर्ड्स के बारे में भी बताऊँगा। चलिए, पहला प्रश्न है, फड़ चित्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर हमें 50 शब्दों में लिखना है। मैंने यहाँ पे 50 से कुछ ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि ये एक मॉडल आंसर है और एग्ज़ाम में हम पूरा का पूरा इसको रिटेन हो सकता है नहीं कर पाए, तो उस उद्देश्य से मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है ताकि हम इसमें से कुछ रिटेन कर पाए। फड़ चित्रण, कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन तथा उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक, अनुष्ठानिक एवं कुंडलित चित्र फड़ कहलाते हैं। फड़ चित्र प्राकृतिक रंगों से तथा हाथ के बुने हुए मोटे कपड़ों, जिनको रेजा बोलते हैं, उन पर उकेरे जाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र की फड़ चित्रकारी विश्वविख्यात है। इसके मुख्य कलाकार श्रीलाल जोशी शाहपुरा को वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त है।
आधुनिक समय में ये विधा विभिन्न जातियों के चारण व भोपों के लिए जीविकोपार्जन का साधन भी है। अब यहाँ पे हमने सर्वप्रथम फड़ चित्रण का फर्स्ट में इंट्रोडक्शनरी दिया, उसका किस तरह का कपड़ा यूज होता है उस पर बात की, ये कहाँ पे राजस्थान में मुख्यतः की जाती है, इसके कलाकार कौन है, उसके बाद में वर्तमान में ये किस तरह से अर्थव्यवस्था में ये योगदान दे रही है, एक जाति विशेष या विभिन्न जातियों के एक वर्ग के लिए ये जीविकोपार्जन का साधन भी है। तो ये हमने इसको पूरा एक मल्टी डायमेंशनल वे में हमारा उत्तर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स पे। तो इसको हम, यदि इस पूरे प्रश्न को हम देखें, ये जो प्रश्न है हमारा 6 से 7 लाइनों का, इसको हम 4 से 5 शब्दों में समेट सकते हैं। कीवर्ड्स, इन्हीं को कीवर्ड्स बोलते हैं। जो पहला है कि लोक देवताओं के जीवन पर बने पारंपरिक कुंडलित चित्र हैं, उन्हें फड़ कहा जाता है। दूसरा है रेजा, मोटा या सूती वस्त्र होता है उसको रेजा बोलते हैं, उसी के ऊपर ये फड़ चित्रण किया जाता है। तीसरा है कि शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है या श्रीलाल जी जोशी जो है जिन्हें 2006 में पद्मश्री मिले, वो इस विधा के विशेष जानकार हैं, तो उनका जिक्र हमें उत्तर में जरूर करना है। उसके बाद में जीविकोपार्जन, ये चारण और भोपा संप्रदाय के लोगों के लिए एक जीविकोपार्जन का साधन है। इस चीज़ को हम जब इस हमारे उत्तर में सम्मिलित करेंगे तो अपने आप से हमारे उत्तर में एक मल्टी डायमेंशनलिटी आएगी। इसका सोर्स की यदि हम बात करें तो इसके लिए मैंने जुलाई 2022 के अंक सूजस के अंक का प्रयोग किया है। उसके साथ ही डॉक्टर हुक्मी चंद जैन सर की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक का भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न यदि हम बात करें, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसको बोलते हैं RGS, ये 15 या 50 शब्दों में हमसे पूछी जा सकती है। तो इसकी शुरुआत जो है वो 20 अगस्त 2021 से सद्भावना दिवस, यानी श्री राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जयंती से इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य इसका है राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को विश्व की नामचीन संस्थाओं में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए। और इसकी यदि हम विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषताएं मुख्यतः 4 विशेषताएं मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। पहला ये कि इसमें 200 मेधावी विद्यार्थियों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे दुनिया के नामचीनी 150 संस्थाओं में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित किए गए हैं। तीसरा, 8 लाख से कम परिवार आय वर्ग वाले अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। चौथी इसकी विशेषता ये है कि यदि अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से जो है अंतिम जो 200 विद्यार्थी हैं उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। तो ये हमने शॉर्ट एंड स्वीटली हमने डिस्कस किया राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अब इसके कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो केवल 5 कीवर्ड्स हैं इसमें। 200 स्टूडेंट्स, 150 यूनिवर्सिटी, वित्तीय सहायता। 20 अगस्त 2021 से शुरू हुई है। 30% आरक्षण फीमेल्स के लिए है और कमज़ोर आय वर्ग को प्राथमिकता है। और यदि ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो उस स्थिति में लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है। इसका सोर्स भी जुलाई माह का जो अंक है सूजस का, उसमें से ये प्रश्न और इसका उत्तर उठाया गया है। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक बार फिर एक नज़र मार लेते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, RGS, 20 अगस्त 2021 से शुरू, मेधावी विद्यार्थियों को विश्व के नामचीन संस्थाओं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे में एडमिशन प्लस वित्तीय सहयोग के लिए, और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, कमज़ोर आय वर्ग को एक अलग से प्राथमिकता और लॉटरी के द्वारा चयन। उसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विकास कार्यों को सविस्तार समझाएं। अब देखिए यहाँ पे हमारे शब्द सीमा है वो 100 शब्दों की है, और 100 शब्दों में ये जो पूरा प्रश्न है इसके साथ न्याय कर पाना बहुत ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास किया है और मेरा भी ये एक तरह से अभ्यर्थी के रूप में ही एक प्रयास है। तो हो सकता है इसमें काफ़ी इवन पहले 2 प्रश्नों में भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता हो सकती है। तो ये धीरे धीरे हम एक सफ़र पे चलेंगे तो उस सफ़र में रास्ते
रास्ते में हम अपने आप को और पारंगत करते चलेंगे। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विकास कार्यों का सविस्तार समझाइए। तो आज़ादी के बाद वर्ष 1958 में राज्य में उच्च शिक्षा के प्रयासों को संस्थागत रूप देने के लिए पृथक से उच्चतर शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि 1958 में हमारे राज्य में उच्च शिक्षा के प्रयासों को संस्थागत रूप देने के लिए एक उच्चतर शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे विकास कार्यों में प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। जो प्रमुख कार्य है, तो सबसे पहले अभी जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना महामारी है, तो उस महामारी के दौरान जो जो चैलेंजेस आए हैं उन चैलेंजेस को हाईलाइट किया और उनको किस तरह से सरकार ने उनको टैकल करने के लिए, उनको उनसे निपटने के लिए जो कार्यक्रम चलाए उनका जिक्र करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो अध्ययन कार्य प्रभावित ना हो इसके लिए ज्ञान दूत कार्यक्रम, ज्ञान परक कार्यक्रम और ज्ञान सुधा कार्यक्रम आदि कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसमें ज्ञान दूत जो है ऑनलाइन कॉलेज क्लासेस के लिए, ज्ञान परक फ्री मॉक टेस्ट के लिए और ज्ञान सुधा कार्यक्रम फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस के लिए शुरू किया गया था। उसी तरह नए विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को खोला गया। इसमें पत्रकारिता, विधि, तकनीकी और इंजीनियरिंग को समर्पित नए विश्वविद्यालय शुरू किए गए और लगभग 123 नए महाविद्यालय, जिनमें बालिकाओं, मूक बधिरों के लिए भी महाविद्यालय शुरू हुए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं जिक्र करना इसमें भूल गया, बालिकाओं, मूक बधिरों के अलावा आदिवासियों के लिए भी पर्टिकुलरली उनके प्लेसेस में ही आदिवासी महाविद्यालय शुरू किए गए। और पहले इस प्रकार की प्रथा नहीं थी। पहले मूलतः संभाग स्तर पे आदिवासियों के लिए महाविद्यालय खोले जाते थे, लेकिन इस बार जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है ठीक वहीं पर उनके लिए महाविद्यालय खोलने का एक नया ट्रेंड सरकार की तरफ से देखने को मिला है। बड़ी संख्या में नए कृषि महाविद्यालय भी शुरू किए गए हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, तो इस वजह से हमें ये कृषि महाविद्यालय का जिक्र करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह महाविद्यालयों में रिक्त पदों के लिए नियमित नियुक्ति के साथ साथ तात्कालिक समाधान हेतु विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पे हमने विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर्स का भी जिक्र कर दिया। उसके बाद में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसके तहत 200 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ये हमने पहले भी पढ़ा है शॉर्ट में, तो ये हमारा प्रश्न था। एक बार फिर से देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विकास कार्यों को सविस्तार। उच्च शिक्षा से आप समझ ही गए होंगे, उच्च शिक्षा आफ्टर 12th या हायर एजुकेशन। तो उसके लिए जो जो हमारे कोरोना महामारी के दौरान जो प्रयास हुए वो, उसके बाद में नए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में रिक्त पदों की नियुक्ति और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसके कीवर्ड्स यदि हम बात करें तो उच्चतर शिक्षा विभाग 1958 में स्थापित हुआ। कोविड-19 के समय ज्ञान परख या ज्ञान दूत या ज्ञान सुधा कार्यक्रम शुरू किए गए। 4 नए यूनिवर्सिटीज़ और नए महाविद्यालय लगभग 120, इनमें कृषि अलग से, बालिका विद्यालय अलग से, महाविद्यालय अलग से, मूक बधिरों के लिए महाविद्यालय अलग से और आदिवासी अंचल में महाविद्यालय अलग से। और महाविद्यालयों में शिक्षक विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर्स अवेलेबल कराए गए। फिर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 200 स्टूडेंट्स को पर ईयर विदेशों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता। और इसके सोर्स की यदि बात करें तो सुजस 2022 का जुलाई का अंक और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ये प्रश्न मैंने उठाया है। तो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वाचिंग। एक बार फिर से मैं आपको इसके तीनों प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारे तीनों प्रश्न थे, ये प्रश्न थे, आप खुद भी इनको प्रयास कीजिएगा लिखने का, और इसमें वीडियो में क्या आवश्यक सुधार और किया जा सकता है मेरे एंड से, वो ज़रूर आप अपने सुझाव दीजिएगा। और मेरा ये नया प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।